हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में इस लेक्चर में आपको मनोविज्ञान में अधिगम चैप्टर का सेकंड सिद्धांत अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैंने अधिगम के बारे में बताया, अधिगम की विशेषताएं बताई, अधिगम और कौशल में अंतर बताया और आपको स्किनर का सिद्धांत बताया। तो ये भी जितने सिद्धांत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सारे सिद्धांत मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, उसका नोट्स आप बनाते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक यानी कि जनक कौन है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने किया था। पावलोव जो है क्या थे? पावलोव का नाम, पूरा नाम है आईपी पावलोव। एक रूसी शारीरिक वैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक तो थे ही, साथ क्या थे? शारीरिक वैज्ञानिक भी थे। और इनको क्या था कि पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी खोज पर इनको क्या मिला था? 1904 में पुरस्कार मिला था। तो दो तीन चीज जान लीजिए। अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पावलोव थे। कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। और 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उपनाम है। बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, हमको एक दो नाम तो याद हो जाते हैं लेकिन सारे नहीं याद होते हैं। और इसमें से कोई पूछ लेता, जितने सिद्धांत हैं लगभग उनके कई उपनाम हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा, उपनाम जरूर याद रखिएगा। पहला है अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा है क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत, तीसरा है प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, चौथा है टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत। देखिए, प्रतिवादी और टाइप एस काफी किताबों में नहीं दिया गया है, याद रखिएगा ये टाइप एस और प्रतिवादी। और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया और संबंध प्रक्रिया। ये सारे उपनाम है। ये सारे उपनाम आप नोट कर लीजिएगा। आप ट्रिक के माध्यम से अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, या तो फिर ट्रिक बना लीजिए या फिर रट लीजिए, लेकिन ये याद होने चाहिए जितने सिद्धांत हैं उन सारे के। आगे जीव दिया गया है। किस जीव को प्रयोग किया था? इन्होंने जीव कुत्ता था, कुत्ते को प्रयोग किया था। ठीक है, समझ लेते हैं क्या इनका प्रयोग क्या था। इन्होंने क्या किया कि कुत्ते को एक पिंजरे में रखा और उसको क्या करते थे, ये घंटी के साथ खाना दिया करते थे। कहने का मतलब, पहले घंटी बजाई जाती थी और करीब 100 सेकंड या 150 सेकंड बाद उसे खाना दिया जाता था। तो जब उसको खाना देखता था तो कत्ते में लार टपकती थी। देखिए, मानव स्वभाव है कि अगर आप कहीं बैठे हैं, डिलीशियस फूड देखते हैं तो आपके मुंह में लार टपकने लगती है, लालच आती है। तो कुत्ते में भी सेम चीज होती थी, लेकिन उसके साथ एक अलग काम किया गया कि उसको क्या किया, घंटी बजा के खाना दिया गया। शुरुआत में तो कुत्ता समझ ही नहीं पा रहा था, उसे लगता था घंटी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये खाना मुझे मिल रहा है, तो वो खाने की तरफ कंसेंट्रेट करता था। लेकिन जब ये क्रिया लगातार होने लगी, एक बार, दो बार, तीन बार, सैकड़ों बार होने लगी, तो कुत्ते के दिमाग में ये बैठ गया कि इस आवाज की वजह से खाना आता है। तो कहने का मतलब, जो घंटी है और खाने के बीच एक साहचर्य संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि खाने से जो प्रक्रिया आती है कुत्ते से, वही अब घंटी से आने लगी काफी देर बाद। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने स्किनर के सिद्धांत में बताया था कि जब उन्होंने एक चूहे प्रयोग किया, तो मैंने बताया अगर वो क्रिया लगातार नहीं चलती है तो चूहा भूल जाता है कैसे लीवर जब दबाना है। वैसे ही अगर कुत्ते के साथ ये प्रक्रिया देर तक नहीं चली, यानी कि आप सोचिए 2-4 बार ये प्रयोग करने के बाद घंटी हटा दिया, सब हटा के निकाल दिया, फिर 1 घंटे बाद इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी नहीं सीख पाएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलनी चाहिए जब तक कि वो क्या हो जाए, अस्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया न देने लगे। अस्वाभाविक, आइए देख लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग पावलोव ने कुत्ते पर किया था। ठीक है, इन्होंने इस प्रयोग में कुत्ते को कई दिन तक खाना घंटी बजा कर दिया। अभी बताया मैंने कि इन्होंने कुत्ते को क्या किया, खाना दिया, कई दिन तक घंटी बजा कर दिया। पहले खाना दिया जाता, पहले घंटी बजाई जाती थी, फिर उसके कुछ समय बाद खाना दिया जाता था। यह प्रक्रिया बार बार दोहराने से खाना और घंटी में एक संबंध स्थापित हो जाता। मैंने बताया कि जब यह प्रक्रिया लगातार चलती थी, लगातार चलने से क्या हो जाता था कि खाने और घंटी में क्या हो जाता, संबंध स्थापित हो जाता था। आगे है स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था। देखिए, जो घंटी थी, घंटी का बजना अस्वाभाविक उद्दीपक था। अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक दोनों पहले साथ कार्य करते थे स्वाभाविक प्रक्रिया के लिए, लेकिन एक समय आता है जब घंटी और भोजन में संबंध स्थापित हो जाता है, तो क्या हो जाता है, स्वाभाविक उद्दीपक को हटा दिया जाता है। यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? भोजन था। फिर अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? घंटी था। घंटी एक समय बाद ऐसा हो जाता है कि जब दोनों में संबंध, खाने और घंटी में संबंध स्थापित हो जाता, तो भोजन को हटा दिया जाता। भोजन को जब हटा दिया जाता तो मात्र केवल घंटी बजाने से ही कुत्ता अनुक्रिया करने लगता था, कि लार टपकने लगती थी। ठीक है, आगे है
स्वाभाविक क्रिया लार टपकना था, ये आप समझ ही रहे हैं। एक समय में क्या होता है कि जब भोजन और घंटी दोनों जाती है, स्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपक साथ जाते हैं तो लार टपकाता है। लेकिन जब बारंबार इस चीज की दोहराव होता है, बार बार प्रयोग होता है, बार बार ये चीजें लगातार चलती हैं, एक समय ऐसा आ जाता है कि कुत्ता क्या करता है कि स्वाभाविक जो अनुक्रिया होती है वो मात्र घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक से उत्पन्न होने लगती है। फिर आगे एक समय के बाद मात्र घंटी की आवाज से ही कुत्ता लार टपकने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। ठीक है, मतलब ये मैंने बता दिया है कि स्वाभाविक जो इसका स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी वो मात्र क्या हो जाता है, अस्वाभाविक उद्दीपक से ही वो सामने आने लगती थी। अब एक चीज देख लेते हैं, आपने वाटसन का नाम सुना होगा। वाटसन वाटसन और रेनर, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इनका एक बेटा था अल्बर्ट। इस सिद्धांत का इन्होंने इस पे प्रयोग कर दिया। इन्होंने क्या किया, इस बच्चे के लिए खरगोश या चूहा ले आया, खरगोश ले आए। अभी खरगोश में सफेद सफेद रोए थे, खरगोश में क्या था, सफेद सफेद रोआ था। और जैसे ही बच्चा उस खूबसूरत खरगोश को छूने जाता, वैसे ही क्या करते थे वाटसन, आवाज निकालते थे, डरावनी आवाज निकालते थे। बच्चे को लगता था कि ये जो आवाज आ रही है, सबसे पहले तो इधर उधर देखता था कि ये आवाज आई कहां, लेकिन 2-4 बार 5 बार क्रिया होने के बाद बच्चे को लगता जैसे वो छूने जाता था खरगोश को, वैसे ही आवाज आ रही थी। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गया, यानी कि आवाज का उस खरगोश के बालों से संबंध स्थापित हो गया। जैसे उसके संबंध स्थापित हो गया तो अब क्या हुआ कि जैसे वो आवाज आती थी, जैसे वो उसको छूने जा आवाज आती थी, उसके दिमाग में बैठ गया कि इस आवाज, ये जो उसको मैं छूने जा रहा हूं उसकी वजह से ऐसी आवाज आ रही है। तो बच्चा क्या होता है कि इस चीज को सीख जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, उसके अंदर ये बातें आ जाती हैं कि ये जो आवाज है ऐसी सारी मुलायम चीजों को छूने से आती है। तो केवल खरगोश नहीं, खरगोश जैसे उसके जैसे रोए थे वैसे दिखने वाली हर वस्तु से क्या होता था, वो डरने लगा था। इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत का प्रयोग कर दिया। तो इतना चीज आप नोट कर लीजिए, ये इनका सिद्धांत था और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं बताता हूं इसकी विशेषताएं क्या है और इसका शिक्षा में कैसे उपयोग है। चलिए आइए इसके शैक्षिक महत्व के बारे में समझ लेते हैं और क्या क्या सीमाएं हैं इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो अगर हम शैक्षिक महत्व के बारे में बात करें, क्लासिकल मन सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या क्या है, तो सबसे पहले अच्छी आदतों का उत्पन्न करने और बुरी आदतों को समाप्त करने में मदद। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखिए वाटसन ने क्या किया था, अपने अल्बर्ट बालक के ऊपर प्रयोग किया और उसको ये चीज सिखा दिया कि वो बच्चा जो है बालों को ऐसे मुलायम बालों को देख के डरने लगता है, उसे लगता है इसे छूने से डरावनी आवाज आएगी। सपोज करिए आपका बेटा अंधेरे से डरता है, कोई कमरा है वहां पे अंधेरा है, वो जाना नहीं चाहता है, तो आप कैसे उसके डर को निकालेंगे इस सिद्धांत के माध्यम से। क्या करेंगे, आप कमरे से थोड़ी पहले यानी कि कमरे के करीब क्या करेंगे, चॉकलेट रखेंगे। बच्चे में लालच आएगी चॉकलेट लेने की, वो डरेगा वहां पर जाने के लिए, आपसे जरूर कहेगा कि नहीं ला के दे दीजिए, लेकिन वो लालच क्या करेगी, उसे प्रेरित करेगी वहां तक जाने के लिए। और जब वो चॉकलेट लेके आएगा डर डर के, तो वहां तक उसने सीख लिया कि वहां तक जाने में उसे डर नहीं है। धीरे धीरे आप चॉकलेट के अंधेरे की तरफ बढ़ाते जाएंगे और क्या होगा, वो लगातार उस तरफ दिशा में जाना लगेगा जहां उसका डर खत्म होना है। तो एक समय ऐसा आएगा कि बच्चे को अंधेरे में जाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो इसी तरीके से क्या है कि ये सिद्धांत कार्य करता है कि किसी बच्चे में अच्छी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उसको कैसे अच्छी आदतों को बुरी आदतों में बदलना है, कैसे उसमें अच्छी आदतों का निर्माण करना है, इस सिद्धांत के द्वारा किसी बच्चे में स्थापित किया सकता है। तो अच्छी आदतों का उत्पन्न करने और बुरी आदतों को समाप्त करने में ये क्या करता है, सिद्धांत मदद करता है। आगे दिया गया समाजीकरण में सहायक। समाजीकरण में या देखिए तमाम बच्चे ऐसे हो जाते हैं ना कि वो वंचित महसूस करते हैं। बहुत देखे होंगे इंट्रोवर्ट होते हैं, घर में बैठे रहते हैं, कहीं नहीं जाएंगे, वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो इस सिद्धांत के माध्यम से उन्हें और बच्चों के साथ, पहले 1-2 बच्चों के साथ जो पड़ोस के हैं उनसे मित्रता करवा के धीरे धीरे बड़े समुदाय में क्या हो, उन्हें सामंजस्य बना पाए कि वो कैसे समाज में रहना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों से बालना है, उसके अंदर से डर निकाला जा सकता है। फिर एक छूट गया है वो कुसमाजित बच्चों की चिंता। कुसमाजित मतलब जो समाज से वंचित है, ये बताया, जो समाज से कट गए हैं उनको कैसे समाज में लाया जाए, उनके अंदर का डर कैसे निकाला जाए। फिर आगे दिया है बेहतर अनुशासन विकसित करने के लिए। तमाम बच्चे देखते हैं आप बहुत ही शरारती प्रवृत्ति के होते हैं, आपकी बातें नहीं मानते हैं, तो इसके माध्यम से, इस सिद्धांत के माध्यम से बच्चों में अच्छी आदतों का भी विकास किया जा सकता है। अगला दिया गया सकारात्मक स्वभाव आदतों का निर्माण। ठीक है,
इस सिद्धांत के माध्यम से सकारात्मक आदतों और का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है समझ लेते हैं। देखिए, इस सिद्धांत हमेशा आपको रटने पे बल देता है। जैसे लगता है बार बार पुनरावृत्ति करना, कोई चीज सिखाने के लिए आपको इतनी बार उस काम को करवा दिया जाता है कि आप आदी हो जाते हैं। जैसे अल्बर्ट ने एक बच्चे के ऊपर प्रयोग किया, 2 साल का बच्चा था, सॉरी अल्बर्ट के ऊपर प्रयोग किया, वाटसन ने 2 साल का बच्चा था, लेकिन क्या ये उसका प्रयोग कब तक सफल रहता, कब तक वो डरता? एक समय आता जब उसमें बुद्धि का विकास होता, समझ जाती, भूल जाता, वो डरता ही नहीं, वो जान जाता कि नहीं इससे ये आवाज निकाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज क्या है, अस्थाई भी नहीं है। कहीं ना कहीं इसके द्वारा सिखाया गया ज्ञान क्या है, अस्थाई नहीं है। यानी कि सूझ और समझ का इसमें बात नहीं है कि इस चीज को बार बार पुनरावृत्ति कराना। तो इसकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, यानी कि कह सकते हैं इसके कुछ जो है डिमेरिट्स हैं। अगर मेरिट है तो इसके डिमेरिट्स हैं, हर सिद्धांत के होते हैं, तो इसके भी हैं। आइए देख लेते हैं। साधारण बुद्धि के बालकों के लिए उपयुक्त, परंतु तीव्र बुद्धि के बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, ये रटने पर बल देता है, बार बार पुनरावृत्ति पे बल देता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये पुनरावृत्ति पे बल दे रहा है तो सामान्य बालक तो ठीक है, जिसको चीजें सीखा नहीं है, उसको बार बार प्रैक्टिस करवा के आप करा सकते हैं। लेकिन जो तीव्र गति का बालक है, जो चीजों को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, वहां पे ये सिद्धांत जो है उतना कारगर नहीं होगा। इससे क्या होगा कि बच्चा अपने आप को पिछड़ा महसूस करेगा, वो सामंजस्य नहीं बैठा पाएगा। अगला दिया गया पुनरावृत्ति पर अधिक बल। हमने बताया कि जैसे कुत्ते को बार बार घंटी बजा के खाना, बार बार घंटी बजा के खाना, नहीं, पुनरावृत्ति की जा रही है। कई एक ही काम को बार बार किया जा रहा है, तब जाके वो सीख पा रहा है कि नहीं अब घंटी से ही लाल टपकनी चाहिए, यानी कि उसके दिमाग में बात बैठ जाती है। अगला दिया, इस सिद्धांत द्वारा सीखे गए तथ्य प्रायः अस्थायी नहीं रहते। हमने बता दिया, जैसे मैंने बताया कि कोई भी चीज है, जैसे अल्बर्ट के बारे में बताया कि वो डरना तो सीख जाता है, उस खूबसूरत से खरगोश के रोए से बालों से क्या रहता है, डरना तो सीख जाता है, लेकिन कब तक डरेगा वो? एक समय तो ऐसा आएगा ना कि वो डर खत्म हो जाएगा। फिर आता है सूझ समझ की भूमिका गौड़। मतलब इसमें सूझ और समझ को नगण्य रखा गया है, इसकी बहुत ही ज्यादा कोई भूमिका नहीं है। तो इस तरह से ये सिद्धांत आपका जो है समाप्त हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इस सिद्धांत को आप इसके उपनाम जरूर याद रखिएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। आप हर चीज का नोट बनाते रहिए, बहुत ही अच्छा नोट होगा आपका। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगले सिद्धांत के साथ।